गंगा जल हाथ में लीजिए यजमान। महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। सूरज चढ़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक। देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के। अब विदेशी इतिहास लिखेंगे भारत का और बनारस का। कहाँ से भास लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। नमस्ते। भाग यहाँ से भोसड़ी की। थैंक यू। और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वो 80 की राष्ट्रभाषा है। शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है। साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी, और बोलेंगे जय गंगा मैया। योग सिखा रहे थे। गांव-गांव गली-गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। संभल के रहना, ये मोहल्ला 80 है भोसड़ी के। यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। लहंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में। और कहाँ? अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए, राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। हम अपने ही मंदिर, अपने ही मस्जिद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। चदरिया सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े पसमादा डेमोक्रेसी से और हम हफ्ते की किताब के नाम से सीरीज शुरू किए हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हफ्ते की किताब हफ्ते में ही खत्म हो जाए लेकिन कभी 10 दिन कभी 15 दिन में हो जाती है, तो वो उसके लिए माजरत चाहते हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जेन्युइन तरीके से आपको समीक्षा पेश की जाए और किताब पढ़ के, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़ के आप तक हम बात लेके आए और बाद में जब आप किताब पढ़े तो आपको पता चले बहुत चीजें तो मिस हो गई। हम कोशिश करते हैं उसको पूरा जिस्ट आप तक आ जाए और जो समीक्षा हम करते हैं वो नॉर्मल समीक्षा थोड़ी सी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इसमें कास्ट का एंगल और जो अंबेडकर पसमादा वाला जो एंगल है वो लाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं किताबों को सिलेक्ट भी करते हैं जिसमें इस तरीके की चीजों को हम लोग बात कर सके, जिसपे जिन किताबों के आलोक में हम अपने समाज को, पसमादा समाज को, बहुजन समाज को देख सकते हैं, वही उसी तरीके की किताब लाते हैं, उसी तरीके की समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जो है जयप्रकाश फाकिर सर हमेशा वही इस शो में आते हैं और उन्हीं के साथ मैं मिलके समीक्षा करता था। तो आज हम काशी के 80 किताब की समीक्षा करेंगे और मैं बता दूं इसके बाद अगली जो किताब होगी झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की, और उसके बाद बहुत दिनों से कई साथी बोल रखे हैं कि पाकिस्तान या भारत का विभाजन डॉक्टर अम्बेडकर की किताब की समीक्षा की जाए, तो उसकी समीक्षा करेंगे। हम बता चुके थे कौन कौन सी किताब की करेंगे और किसी किताब से भागने की बात नहीं, जो भी किताब इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। अब उसके बाद जो अम्बेडकर की किताब के बाद फिर हम तय करेंगे कि 5 किताब और कौन सी लेनी है। तो अभी आज हम इस किताब की चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमारे वालेकुम फाकिर भाई, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अपना थोड़ा दीजिए। कई साथी कहते हैं कि जयप्रकाश फाकिर सर जो अपना इंट्रोडक्शन देते नहीं है, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दिया करें, तो इसलिए मैं चाह रहा था मैं आप ही दे तो बेहतर होगा। मैं बोलूँगा बेहतर ना बड़ा चढ़ा के बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंट्रोडक्शन से जो लोग का मतलूब जो होता है, मतलब होता है कि आप कहाँ के हैं और किस तरह से हैं, तो चूंकि एक जनजातीय समाज से होने के कारण
कोई एक तो ऐसा वो नहीं है जैसे सब लोगों का एक देश होता है, मेरा कोई देश नहीं है। और ये अरब के लोगों वाला हाल है। अरब के लोग अपने पीछे गोरखपुरी और ये सब नहीं लगाते थे, अपने बाप दादा का नाम लगाते थे, क्योंकि जगह तो फिक्स है नहीं, फिक्स सिर्फ बाप दादा का नाम है। तो मेरे लिए भी जो मेरे बाप दादा पूर्वज हैं जो पशुपालन और भेड़ चराने के काम करते हैं, तो वही मेरी पहचान है। मेरे रगों में उन्हीं का खून बह रहा है। और मैं फिलवक्त हमारे जो पूर्वज आके सिवान, बिहार का एक सिवान जिला है, वहाँ बसे थे, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं भी एक पसमानदा समाज से बिलोंग करता हूँ और पसमानदा समाज के लिए सोचता हूँ और उसी को अपनी पहचान में मानता हूँ। और वही मेरी मुख्य पहचान है। जिस तरह फ्रैंक फैनन के लिए मुख्य पहचान उसका ब्लैक होना, श्वेत होना था, तो मेरी मुख्य पहचान वही है। बाकी सब ब्यौरे हैं, बाकी सब डिटेल्स है, इसेंशियल ही पहचान है। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है और मुझे काफ़ी सोशलॉजी वगैरह में रुचि था। तो ऑटो डिडक्ट जिसको बोलते हैं, खुद से पढ़ना, तो दर्शन शास्त्र में मेरी रुचि है, सोशलॉजी में मेरी रुचि है, हिस्ट्री में मेरी रुचि है और ख़ासकर साइंस के खित्ते में मैथमेटिक्स में मेरी रुचि है। तो वसी है काफ़ी मेरे जो इंटरेस्ट का एरिया है। मैं एक बात जोड़ देना चाह रहा था कि जयप्रकाश फाकी सर जो है हिंदी साहित्य में बहुत ठीक ठाक ज्ञान है, बहुत लोगों को पढ़ाते भी हैं, जो इच्छा जो उनको पढ़ाते भी हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। तो आज फाकिर भाई यहीं से शुरू करते हैं कि आप आलोचना का आधार बनाते क्या है। कई साथियों को कहना है कि जयप्रकाश फाकिर सर जो है वो किसी भी अच्छी से अच्छी किताब, जैसे ये कितनी मशहूर किताब है, अब मुझे पता है कि आपसे अभी बात होगी तो आप इसकी कितना बताएंगे, मुझे इतना मजा आया पढ़ के। तो फिर लोग कहते हैं कि फर्स्ट रीडिंग जो भी पढ़ता है उसको लगता है कि इतनी अच्छी काशी इतनी अच्छी किताब थी, या जो और हमें पीछे किया है। तो और जयप्रकाश फाकिर सिरे से खारिज कर देते हैं, सिरे से बोल देते कि ये औसत दर्जे की। तो आपका आधार है क्या आलोचना का, उसको थोड़ा सा समझाइए। हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा बताइए और आलोचना के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको इसका कारण है, इसकी वजह है। और जो भी मैं बात बोलता हूँ अचानक नहीं बोलता और मौज में आके नहीं बोलता, बहुत सुचिंतित सोच समझ के पढ़ लिख के मैं बोलता हूँ। क्योंकि एक जिम्मेदार पसमानदा समाज से मैं आता हूँ और हमारी बड़ी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जो लड़ाई और संघर्ष करते हैं, जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, हाशिए उत्पीड़ित समुदाय से जिनका लेना देना है, वैसे लोग अगंभीर होना, गैर संजीदा होना अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े संजीदगी से मैं किसी बात को बोलता हूँ और इसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो किसी एक खित्ते से नहीं आता। जेपी सार्त्र, पियरे मेसरे, मिशेल फूको, सिस्को, जूलिया क्रिस्टेवा जैसे मगरिबी पश्चिमी चिंतक, और भारत में कबीर बाबा, बाबा अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ये तमाम लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और इन्हीं से विचार ग्रहण करके खुद सोच के उसके ऊपर मैं किसी किताब के बारे में बोलता हूँ। तो प्राय सारी किताबें मुझे बुरी इसलिए लगती हैं कि इस साहित्य में, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू साहित्य हो, सवर्णों का बोलबाला है। तो एक सवर्ण साहित्य कभी भी दलित के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ये मेरा निश्चित दृष्टिकोण है। इसी की वजह से मैं अपने पर्सपेक्टिव से जब देखता हूँ, एक ब्लैक देखेगा तो उसको तमाम श्वेत साहित्य जो वाइट लिटरेचर है वो उसको कूड़ा करकट नजर आएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ भी क्राइटेरिया। तो जो हिंदी साहित्य है बहुत नया है, अभी इसको विकास करने का अवसर नहीं मिला है। ये हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं, जैसे नोवेल, ये सब पश्चिम में जब ब्रिटिश का शासन हुआ तो नोवेल वगैरह विधा आप देखेंगे कि यहाँ पर फिक्शन यानी गद्य मिलेगा ही नहीं, आपको प्रोज मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो साहित्य का इतना विकास नहीं हुआ, तो सिर्फ कविता और कविता, पद्य और पद्य ही था। तो अविकसित होने के कारण बहुत बड़ा एक इतिहास का वक्फा नहीं गुजरा है कि जब हिंदी साहित्य से हम दो चार हैं। तो ये भी एक स्वाभाविक रीजन है कि हिंदी साहित्य में अभी श्रेष्ठ साहित्य लिखा जाना बाकी है। और दूसरे ये एक, जैसा कि भीष्म पॉल ने कहा कि भारत एक कैरिकेचर है, जितने भी उपनिवेश है, कॉलोनी है, वो पश्चिम के कैरिकेचर बन के रह जाते हैं, उसी के नकल पे लिखे जाते हैं। यहाँ रामचंद्र शुक्ल का इतिहास से लेके
जितनी किताबें हैं तमाम 90% किताबें किसी न किसी पश्चिमी किताब की उल्था है, सिर्फ नकल है, अनुवाद भर है, मौलिक साहित्य बहुत कम लिखा गया है। ये जिस किताब पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये भी मौलिक नहीं है, ये भी कहीं से मतलब चुरा उड़ा के लिखा हुआ है। और इसकी शैली मैं इसको पहले ही बता दूं, ये किताब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की तरह है, तो कोई किताब पढ़ने में मज़ा आता है। ये कभी भी मेरे लिए फुरकान या कसौटी नहीं रहा उस किताब को अच्छा रहने के लिए। और शब्दों के चमत्कार से, जिसको वाग विदग्धता बोलते हैं हिंदी में, उससे मैं कभी प्रभावित नहीं होता। तो ये हमारा एक आंदोलन है। मेरी एक दोस्त है कविता भानोत लंदन की, तो हम लोगों ने एक पाकिस्तान की है वो सिद्दीकी, तो हम लोगों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था, लिटरेचर मस्ट फॉल। तो भारत में लिटरेचर को एक पेडेस्टल पे, ऊंचे आसन पे, जैसे मौलवी खुतबा देने के लिए खड़ा होता है एक ऊंचे आसन पे, वैसे लिटरेचर को बड़ा पवित्र देवता तुल्य बना दिया गया है। ये गलत है। लिटरेचर भी वैसा ही एक एक्टिविटी है जैसे कोई बढ़ई पलंग बनाता है, खटिया बनाता है, वैसे ही एक एक्टिविटी है। जैसा कि फेमस एक कवि थे लैटिन अमेरिका के, रॉक डॉल्टन, तो उन्होंने लिखा कि कविता भी एक रोटी की तरह है, वो सबके लिए होनी चाहिए। इसको जो पवित्रता, विशिष्टता, कि बड़ा कविता मतलब बड़ा पवित्र, कुछ कवि मतलब बड़ा एक देवता तुल्य आदमी, और उसकी आलोचना ही नहीं हो सकती है। तो ये आइकनोक्लास्ट यानी मूर्तिक भंजक जीवन एक भूमिका मैंने लेने की सोची, और हमारे लिटरेचर मस्ट फॉल एक आंदोलन है उसने सोची कि लिटरेचर को, ये जो मंटो वंटो को देवता बना दिया गया, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बाधा है कि आपके खिलाफ जो आदमी लिख रहा है, चाहे वो काशीनाथ सिंह हो या झिनी झिनी बदरिया का अब्दुल, उसके खिलाफ ही नहीं बोल पाते। उसका इतना बड़ा भव्य ऑरा, तो एक पसमानदा के लिए मृत्यु, जो मूर्ति भंजन यानी मूर्ति को, बूथ को तोड़ना, बड़ा है जो बूथ बड़े बड़े बना दिए गए हैं। तो मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भूमिका, रोल को स्वीकार कर लिया कि इन मूर्तियों को तोड़ना है, और इन मूर्तियों को मैं तोड़ता रहा हूँ। यही सबसे बड़ी वजह है मेरे जो आप देखते हैं मेरे तनकीद का जो एक तल्ख रवैया है, ये हजरत इब्राहिम से प्रभावित है कि ये इन मूर्तियों को, ये जो मंटो साहिर लुधियानवी खड़े कर दिए गए, जो हमारे जो दुश्मन है, ये जो पसमानदा के दुश्मन है, इनके खिलाफ एक आंदोलन है। और ये सारी पुस्तक पे चर्चा को मैं KYE नो योर एनिमी के रूप में देखता हूँ। और अब तमाम जब साहित्य पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी रूप में क्रिटिकल आंदोलन का, कॉन्टिनेंटल जो पूरा एक फिलॉसफी है पश्चिम में, उसका विकास भी एनालिटिकल फिलॉसफी का इसी तरह हुआ है। तर्क वितर्क से सोचना चाहिए। एक IAS पढ़ाने वाले बड़े, उनसे मैं प्रभावित हूँ, विकास द्विकृति है, तो अभी उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने अच्छी बात बोली कि कोई भी बात तर्क वितर्क से होनी चाहिए। तो मेरी भी जिद यही है। और कबीर साहब को भी ज्ञान मार्गी कहा जाता है, तो मैं बाबा कबीर ज्ञान मार्गी हूँ, तर्क वितर्क वाला हूँ। कोई भी भक्ति भाव से मैं कोई बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं इस तरह की आलोचना इन किताबों की करता हूँ। उसके पीछे यही तर्क है मेरा। जी, हमने सुन लिया और बाकिर भाई ने क्या आलोचना का क्या आधार है। और बाकिर भाई का एक इंटरव्यू है पसमानदा डेमोक्रेसी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सुन सकते हैं। उनका साक्षात्कार मैंने लिया था, ये जानने के लिए कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या नौकरियां की और अभी कहाँ पे है, तो आप उसको सुन लेंगे तो वो भी आपके, असल में बार बार हम लोग एक ही चीज रिपीट करना ठीक नहीं लगता कि और दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो व्यक्तिवादी सोचना है, जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, ये एक ब्राह्मणवादी अशराफ चेतना है, जहाँ एक व्यक्ति सर सैयद अहमद है, किसी को खड़ा कर दिया जाता है। और मैं समुदायवादी हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। कम्युनिस्ट का अनुवाद साम्यवाद गलत है, कम्युनिटी से बना है कम्युनिस्ट यानी समुदाय। तो मेरे लिए मेरा पसमानदा समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों में एक व्यक्ति डांस नहीं करता, सब लोग मिल के डांस करते हैं, तो वो सामूहिकता में मेरा विकास है। मेरी पहचान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं विनम्रता नहीं, अपने एक फिलॉसफी की वजह से ऐसा कहता हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्या काम करता हूँ? सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि मैं अपने समुदाय पसमानदा के लिए मैंने क्या किया। और जैसा कि माओ से तुंग एक कम्युनिस्ट लीडर था चीन का, वो बोलता था कि कहाँ जन्म लिए और कैसे जन्म लिए और किस दिन जन्म लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिन मरे ये महत्वपूर्ण है।
यानी कि क्या करके मरे, महत्वपूर्ण है। तो मैं आसिम बिहारी की तरह पसमानदा समाज के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं, तो मेरी जो पहचान है मेरे मरने के साथ मुकम्मल होगी, वो मेरे जन्म के साथ नहीं शुरू होगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं अब इस किताब पे आ जाते हैं। ये किताब जो है 5 भागों में बटी है, और पहला भाग है इसका देख तमाशा लकड़ी का। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो असंतो और भूगा बसंतों का 80, पांडे कौन कुमुती तो है लागी, कौन ठगवा नगरिये लूटे हो। इस तरीके से 5 कहानियां थी दरअसल, और हंस में ये प्रकाशित हुई थी। और इसीलिए उन्होंने जो है इसको, जो काशीनाथ सिंह जो इन्होंने जो पहले पन्ने पे जो उन्होंने आभार व्यक्त किया है, लिखा है कि हंस संपादक राजेंद्र यादव के लिए, जिन्होंने जाने कितने कितनों और कैसे कैसे के बोल सहे मेरे खातिर, क्या तो इसको समर्पित किया राजेंद्र यादव जी को। अच्छा, दूसरी बात इसको बताते कि ये जो पहले ही जो लिख रहे हैं, तो उसमें ये लिख दे रहे कि ये बूढ़ों और बच्चों के लिए नहीं है ये। तो इनका है कि बूढ़े जो है इसको संस्कृति से जोड़ने लगेंगे, अब बच्चे इसको जो है अश्लीलता मतलब कि अलग तरीके से सोचने लगेंगे। तो ये उन दोनों को न पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। शुरुआत में ही बोल दिए कि इन दोनों को नहीं पढ़ना है। फिर अब जो है इस पे आ जाते पहले ही जो है देख तमाशा लकड़ी का। तो इसमें इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, मोहल्ला 80, उसको सनी देओल इसमें है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हालांकि किताब को 100% कोई भी फिल्म नहीं उतार पाती है, लेकिन वो मोटे मोटे तौर से दिखा दिया है। पप्पू की दुकान पहला जो चैप्टर है लकड़ी का, ये देख तमाशा लकड़ी का, पप्पू की दुकान को लोकतंत्र संसद की तरीके से पेश किया गया, जहाँ चाय की दुकान है और वहाँ पे कम्युनिस्ट भी आते हैं, पांडे भी आते हैं, भाजपाई भी आते हैं, और सब वहाँ पे आके अपने अपने तर्क देते हैं और बहस होती रहती है। तो ये एक अच्छा सा एक खाका खींचा है। और इसमें जो है, अब मैं क्वेश्चन पे भी आता हूँ कि इसमें जैसे बनारस की संस्कृति को उसने बताने की कोशिश किया कि सब वहाँ पे सबको गुरु बोला जाता है, कि तन्नी गुरु, ये गुरु, इस तरीके से उसने नाम लिया। फिर बताया कि गुरु क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। कह रहे कि फिर वो कह रहे कि कितना अच्छा है, ना कोई सिंह, ना कोई पांडे, ना कोई जादव, ना कोई राम, सब गुरु। जो पैदा भाया वो भी गुरु, जो मरा वो भी गुरु। वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्र है, मतलब कि वर्गहीन समाज सभी गुरु हो गए, कोई जाति रही, कोई कुछ नहीं, सब गुरु हो गए। तो इस तरीके से वो मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरीके से अच्छा था कि जाति होती से ऊपर उठ के बात करने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है तुलसी बाबा के ऊपर भी बात हुई है कि बताया कि जो 80 जो तुलसी को नहीं छोड़ा तो किसी को क्या छोड़ेगा। 80 घाट अगर गए हो बनारस देखेंगे, बड़ा खुला सा घाट है, अच्छा लगता है, वहाँ बैठना उठना बड़ा अच्छा सा लगता है। नाव पे बैठ जाइए, उस पास चले जाइए, तो वो बनारस की संस्कृति के ऊपर बहुत सी बातें। तो पहली बात इसी पे बात कर रहे थे, बनारस की संस्कृति पे। तो वो बता रहे कि एक ड्रेस कोड है, लंगोट पहना है, बांधा हुआ है, गमछा लिया है, लेकिन कह रहे कि लंगोट भले ही चला गया आधुनिकता में, लेकिन गमछा आज भी बनारस की संस्कृति का हिस्सा है। फिर वो इस पे बात करे, वहां पे भांग का वो बार बार जिक्र कर रहे कि भांग 80 के उसके पार्ट रहा है, 80 की संस्कृति का पार्ट वो बताते हैं। दूसरी चीज वो एक बात कहते हैं कि अवघड़ संस्कृति की बात करते हैं, गाली देना, गाली सुनना सब अवघड़ संस्कृति है। तो किसी को अगर बुरा लग रहा है, जैसे कह रहे कि वहां पे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बार बार इस्तेमाल किया है इसमें, ये शब्द जो है वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, तो सब एक दूसरे को देते हैं। कोई अगर लुका इसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है, तो इस तरीके की भाषा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बनारस की संस्कृति का जो वर्णन है, क्या इसी तरह की संस्कृति वहाँ पे नहीं जाती है? तो ये बनारस की संस्कृति ऐसी नहीं है, ये एक व्यर्थ का रोमानीकरण है और ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ के कुछ एक खास समुदाय के लोग हैं, आप देखेंगे कि ये काशीनाथ सिंह को जाति शब्द के उल्लेख मात्र से भी चिढ़ है, और जाति का ये जिक्र नहीं, बोलते हैं वर्ग विहीन समाज। वर्ग कैसा है? जाति, ये कोई जादव नहीं रहा, कोई ये नहीं रहा, तो इनको लिखना चाहिए था कि जाति विहीन हो गया, लेकिन ये वर्ग विहीन लिखते हैं। तो कितनी चालाकी से जाति के जिक्र से भी इस आदमी को चिढ़ है। इसको लिखना चाहिए था कि जाति विहीन नहीं है, जो कि गलत है। पूरी तरह बनारस से बड़ा कोई जातिवादी प्रदेश नहीं है। ये जितने बीमारू प्रदेश हैं, जातवाद के सबसे बड़े गढ़ हैं, और इस तरह की सबको गुरु बोल दिया, ये बिल्कुल ही झूठी बातें, गपोड़पंथी है। और ये पूरी एक गपोड़ किताब है, क्योंकि
इतने बड़े सच, जाति से इनकार करना, मतलब सबसे, ये इस आदमी को एक बार भी नहीं देगा कि जिस BHU में पढ़ाता है वहाँ एक भी पिछड़े वक्त का कोई टीचर नहीं बन सका। इतना बड़ा तथ्य इनको नहीं दिखता है कि वहाँ किस तरह स्वर्ण पुरुषों का वर्चस्व है, स्त्रियों की इतनी संख्या कम है, और इस आदमी ने वर्ग विहीन समाज की भी घोषणा कर दी। तो इतना झूठा एक साहित्यकार मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, जिसको आंख के सामने जिस संस्थान में पढ़ाता है वहां पर कोई भी आरक्षण के बावजूद किसी तरह का जो पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप वर्ग है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन उसका एक बार जिक्र इतना बड़ा अर्थात इसको नहीं देखता, जिस तरह मंटो अपने आप को नंगा अर्थात का सत्कार करता है, कहता है, लेकिन एक जगह भी इनको नहीं। तो ये भी टिपिकल एक सवर्ण साहित्यकार है, बल्कि एक हिंदू साहित्यकार है। जब ये बोलते हैं कि लंगोट मेरा ड्रेस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्निफायर, जिस तरह अल्लामा इकबाल के लिए मुसलमान का सिग्निफायर सिर्फ सैयद, पठान और मिर्जा है, उसी तरह इस आदमी के लिए हिंदू का सिग्निफायर सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण है, क्योंकि यही लोग गमछा, मैंने कभी किसी मुसलमान को लंगोट बांधे नहीं देखा। तो इसके लिए क्या बनारस का आदमी, बनारसी का मतलब मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू सवर्ण है इनके लिए, जो ये बोलते हैं कि ड्रेस है 80 का, यही ड्रेस है 80 में क्या मुसलमान नहीं पाए जाते? जिस कबीर का बार बार नाम लेते हैं उस कबीर को क्या ड्रेस लंगोट है? क्या बनारस के प्रतीक बाबा कबीर आइकन नहीं है? तो अगर बाबा कबीर लहर तारा कराने वाले तालाब के बाबा कबीर बनारस के आइकन है, तो बाबा कबीर का ड्रेस वहाँ का आइकन हो, क्या उनका ड्रेस लंगोट है? नहीं है। तो सिर्फ अपने संस्कृति को ही, पूरा सार्वभौम संस्कृति, ये बच्चा होने का लक्षण है, आत्ममुग्धता का लक्षण है। तो काशीनाथ सिंह एक बच्चा साहित्यकार मुझे नजर आते हैं। ये उससे जो, जिसको ऑडिपल कम्प्लेक्स में साइको एनालिसिस में बोलते हैं कि 12 साल से बड़ा नहीं हो सका, प्याजो करके, PIAGET प्याजो करके एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है पेडागोजी में, आप टीचर हैं, आपने बीएड में पढ़ा होगा, तो वो बोलता है कि 12 साल के बाद अपने से बाहर के संस्कार का अनुभव व्यक्ति को होता है। तो अपने से बाहर के दुनिया को काशीनाथ अनुभव करने में ही असमर्थ है, इसलिए शिशु ही रह गए। तो प्याजो के शब्दों में ये 12 साल से कभी बड़े ही नहीं हुए, चीर किशोर इनको बोलना चाहेंगे। तो ये बोलते हैं कि इसको, बच्चों को इस किताब को नहीं पढ़ने चाहिए, जबकि सच्चा ये कि एक किताब 12 साल के बच्चे द्वारा लिखी हुई है, इसको बच्चे ही पढ़ सकते हैं। 12 साल से ऊपर का कोई आदमी पढ़ेगा तो ये किताब बड़ी हास्यास्पद, और इस किताब को अगर आदमी कोई एंजॉय कर रहा है तो वो भी मेरी नजर में नहीं, बल्कि प्याजे के नजर में, PIAGET उसका उच्चारण शायद हम सही नहीं कर पाए, वो भी 12 साल का बच्चा ही है। क्योंकि मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं, बहुत त्रासद और बहुत हास्यास्पद किताब है मेरी नजर में। क्योंकि आप देखिए हम लोग को पढ़े तो हम लोग को बड़ा मजा आया। अब भले ही मैं 12 साल के बच्चा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सा लगा कि क्या बात दिखी है, मतलब क्योंकि एक मैं आलोचना के, आपने पूछा पृष्ठभूमि बताया, तो मेरे आलोचना के पृष्ठभूमि में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है जिसने बड़ी अच्छी आलोचना की। हैबरमास का नाम आपने सुना होगा, एडर्नो, वाल्टर बेंजामिन, वो जैसे बड़े बड़े जो आलोचक उसके फ्रैंकफर्ट स्कूल के माने जाते हैं। तो उसी में एक एडर्नो है जिसने एक किताब लिखा है एस्थेटिक, और दूसरी किताब लिखी है कल्चर इंडस्ट्री। तो कल्चर इंडस्ट्री में एडर्नो बताते हैं कि ये जो चालाक आदमी होता है, हिटलर, फांसीवादी आदमी का लक्षण बताते हैं। तो आदमी के अंदर इरिक बर्ने करके एक आदमी है मैनेजमेंट का, उसने बड़ी एक फेमस किताब लिखी है I am okay, you are okay, और उसकी एक किताब है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, द गेम पीपुल प्ले, इरिक बर्नी। तो वो लिखता है कि आदमी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक ही आदमी के अंदर चाइल्ड, एडल्ट और पेरेंट, ये 3 चीज होता है। तो ऐसे लोग चालाक होते हैं, सेल्समैन टाइप के होते हैं। काशीनाथ सिंह फांसीवादी लोग, जो पॉपुलिस्ट, सस्ता लोकप्रियतावादी होते हैं, तो वो आपके अंदर के चाइल्ड को संबोधित करते हैं। लेनिन के अंदर एक वयस्क आदमी भी है, 12 साल का बच्चा ही नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के संबोधित करेंगे, आपके चाइल्ड को उभारेंगे, आपके बेसिक इंस्टिंक्ट को। एक कल्चर इंडस्ट्री किताब में एडोर्नो ने लिखा है, मैंने नहीं। और उसने एक सिगमंड फ्रायड की किताब की उदाहरण दी है, जो कम प्रचलित किताब है। ज्यादातर हम लोग सिगमंड फ्रायड की जो किताब है अनकॉन्शियस या इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का नाम सुनते हैं, लेकिन वो किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र एडोर्नो करते हैं। वो किताब है ऑन साइकोलॉजी ऑफ मास, भीड़ तंत्र का, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी नहीं, भीड़ की क्या
तो इसी भीड़ का साइकोलॉजी को दोहन करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है एक फांसीवादी व्यक्ति, नाजीवादी व्यक्ति। तो यही नाजीवादी दृष्टिकोण काशीनाथ सिंह का है। वो आपके अंदर के बच्चों को, आप देखिएगा कि ये सब जिस तरह की संस्कृति का वर्णन है, ये किशोर टीन एज के बच्चे, एक आप ही के BHU का पास आउट है, वो फिल्मों में भी वो लिखा उखा करता है। तो 12वीं A के बच्चे करके उसने कहानी लिखी, वो घटिया टाइप का वो भी है। एक जाट, हाँ वो जाट, हाँ एक जाट और एक सामंती पृष्ठभूमि का आदमी है वो। तो वो भी इसी तरह, जिसको लौंडे लपाड़े बोलते हैं बनारस की, उन्हीं के हंसी मजाक को परोसता है और जनता को, ये लवार समय है। अभी ये लवार लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं पंजाब के, या यूक्रेन का भी राष्ट्रपति एक कॉमेडियन ही है। तो एक कॉमेडियनों के वर्चस्व का समय है, लवारों का। उसमें ऐसी किताब हिट हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक टाइम में रोनाल्ड रीगन भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था, ट्रम्प भी। तो ऐसे समय आता है जब जो लवार लोग होते हैं, बड़े शक्तिमान, सत्ता के भी, साहित्य के सत्ता में भी आगे बैठ जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये यही हुआ है इस किताब के संदर्भ में। मैं किताब के बारे में और बता दूं, 80 के दशक से किताब शुरू हो, मतलब फिलहाल और पहले से शुरू हो रही है, लेकिन मैं जहाँ से बता रहा हूँ किताब जो आपको लेके आएगी वो 80 के दशक से लाएगी। फिर इसमें आपको मंडल आयोग का मंडल, मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस, और उसके बाद और दंगे उंगे सब, ये सब आएगा। फिर उसमें जो है ग्लोबलाइजेशन का भी उठ दिया है। ये मैं आपको एक पूरा खाका बता रहा हूँ कैसे किताब में क्या क्या आपको मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन में दिखाएगा किस तरीके से जो है बनारस की संस्कृति चेंज हो रही है। और अगर आप काशीनाथ सिंह का इंटरव्यू देखेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उनको इस बात का बड़ा दर्द है कि अब रिक्शा गायब हो गया, मोटरसाइकिलें आ गई उसकी जगह, और जो है अब जो है लोग जो है मिलते जुलते नहीं, मोबाइल और टीवी आ गई। जैसे आखिरी वाला जो है कौन क्या नाम था, मैं एक बार पढ़ दूं, ये कौन ठगवा नगरिया लूटे हो, तो उसमें वो टीवी को दिखाते हैं। वो ठग जो है तो टीवी है, तो टीवी ने क्या किया कि औरतों को बता दिया कि ये वाला साबुन लेके आना है, ये वाला खुशबू लेके आना है। और जो लोग पहले बैठ के गप्पे किया कहते हैं वो गप करना बंद कर दिए। इस तरीके से ये एक दर्द है, वो आप उनके इंटरव्यू में भी सुन लेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि वो ग्लोबलाइजेशन का असर, फिर उसमें एक पांडे का जो करेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो उस करेक्टर बाजारीकरण और कॉमोडिफिकेशन का वो जिक्र करते हैं उसमें, कि किस तरह कॉमोडिफाई हो गया समाज जी, मतलब धर्म भी कॉमोडिटी बन गया। जी जी, पांडे कौन कुमुतिया तोहे लागी, इसमें वो बता रहे हैं एक कबीर की पंक्ति है। जी जी, पांडे किस तरीके से एक विदेशी विधर्मी को अपने घर लाना चाह रहा है, क्योंकि अब छोटी जात के जो लोग हैं, और इसमें लिख भी रहे, मैं पढ़ के भी सुना भी दूंगा कि वो जो है विदेशी औरतों को अपने घर पे रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ गई तो उनकी संपन्नता दिखने लगी। इससे जो ब्राह्मण समाज है उसको बड़ा दुख लगा कि यार ये तो हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं, मतलब कि उनके घर तो ज्यादा अच्छे हैं ब्राह्मणों के, तो हम अगर कोठरिया अगर उठा दे तो इससे जो है ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे उनका धर्म आड़े आ रहा है ना, कि अब वो एक विधर्मी को, क्योंकि वो ये भी इसमें लिख रहा है कि वो तो अमेरिका यूएस में गाय भी खाते हैं, तो गाय खाने वाले लोगों को कैसे लेके आए। दूसरा जो है उनको अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, तो उसमें जो उनके जो छोटा सा मंदिर घर में बना होता है, तो उसको तन्नी गुरु आके बताते हैं कि लैट्रिन बाथरूम बन जाएगा, शिव जी को कहीं और विराजो, और उनकी जो कोठरिया थी उसको लैट्रिन बाथरूम बना दो। तो अब ये एक स्ट्रगल चल रहा है कि वो पांडे जी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, उनकी बीवी नहीं चाह रही है, और इस तरीके स्ट्रगल चल रहा है। वो उसको समझाते हैं कि देखो कि छोटी जात वाली औरतियां कितना अच्छा पहन के घूम रही है, और तुम जो है कुछ कर ही नहीं रही हो, अगर तुम अलाउ कर दो तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रगल इसमें नजर आता है, और वो स्ट्रगल कास्ट स्ट्रगल है। अगर ध्यान दे कि उनको छोटी जात का कोई ऐसा मामला था ही नहीं, उनको तो तुम मालिश नहीं रखे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी उनके घर में आके रुके खाए, जो पक रहा है वो खिला रहे हैं, मांस भी खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो ये उनके लिए था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से आ जा रहा हूँ। इसमें आरक्षण के ऊपर मामला कह रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं कि उनके समर्थन में कहीं और से आवाज आई, आरक्षण का सारा खेल 85 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40,000 लोगों की नौकरी का है। मतलब वो बता रहे हैं कि आरक्षण जो है वो तो कुछ विशेष वर्ग को ही तो मिलेगा, मतलब आरक्षण दे तो दिया, ऐसा थोड़ा नहीं सभी को आरक्षण मिल जाएगा। और इस पे वीपी सिंह का भी मामला आता है। वीपी सिंह को ब्राह्मण विरोधी
के तरीके से पेश करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी वीपी सिंह। तो मुझे लगता है सिंह का थोड़ा सा यहाँ पे काशीनाथ सिंह का थोड़ा सा समर्थन थोड़ा सा करे है यहाँ पे। हाँ, एक चीज और मैं पढ़ देता हूँ। मैं असल में इतनी गालियां कि फकीर पे बीप कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा। जैसे जब वो विपिया बोलियाया लतियाया जा रहा था तो यही 80 भदौनी है जिसने उसका तिलक किया और कहा राशि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। ससुरा दिल्ली गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया और अब तुम लोग पगलाया भय हो, चलो पान खिलाओ। मतलब वो बता रहे कि बीपी को हमने ही बचाया था, यहाँ पे राज तिलक किया था, उसके लिए जो है हमने यज्ञ किया था। अब वो गया तो वहां पे ये मंडल आयोग को लागू करवा दिया, तो उसके ऊपर था। तो ये मंडल आयोग का थोड़ा सा इसमें बताइए कि वीपी सिंह का किरदार क्यों किया, वो भी तो सिंह थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वीपी सिंह ने ऐसा कई कारण है कि वीपी सिंह ने ऐसा किया। एक तो सत्ता बचाने के लिए ऐसा किया। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट कब तक ठंडे, मंडल आयोग की रिपोर्ट बहुत पुरानी थी। वीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री थे बहुत पहले 70 के दशक में, और वो उनके नाम पे मत पूरा कराने वाले थे, रिपोर्ट बनी थी। फिर ठंडे पस्ते में इसको राजीव गांधी ने भी लागू नहीं किया, किसी ने नहीं लागू किया। तो इनकी सरकार जब गिरने लगी तो सरकार को बचाने के लिए रामविलास पासवान के सलाह पे इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। और कुछ उदारवादी, जिसको बुर्जुआ बोलते हैं, ये उदारवादी बुर्जुआ थे। तो उदारवादी बुर्जुआ चाहता है कि जो शोषित क्लास है उसको इंटीग्रेट किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का भी एक उपाय है। तो कई कारण था, एक जटिल पहलू है कि वीपी सिंह ने इसको लागू किया। लेकिन इसको सवर्ण समाज ने एक धोखे के रूप में देखा कि ये अपना ही आदमी है सवर्ण समाज का। कितने लोगों ने बोला कि असली राजपूत नहीं है, ये छोटी जात का है जिसको राजा मांडा ने गोद ले लिया था। तो इस तरह की बातें, लेकिन पसमानदा पर्सपेक्टिव से ये सब बातें बेमानी है, बेकार की बातें। बेकार की बातें इसलिए कि हम लोग कौन कहाँ जन्म लिया इसमें विश्वास नहीं करते, बल्कि ब्राह्मण भी नहीं विश्वास करता है। ब्राह्मण को इससे मतलब नहीं है कि किसका जन्म कहाँ हुआ, उसके मतलब है कि उसके हितों को कौन, एक बहुत ही छोटे जात का आदमी भी अगर ब्राह्मण हितों को ये कर रहा है तो उसका समर्थन करेगा। मोदी ब्राह्मण नहीं है लेकिन उनका भयंकर समर्थक है ब्राह्मण समुदाय। क्यों? वो हितों की बात होती है। अगर मान लीजिए कि आप ही के समुदाय का आदमी है लेकिन आपका दुश्मन है, हो ही सकता है इंडिविजुअली, तो हितों की बात असल होती है। तो हित की बात के अनुसार किसी चीज को देखना चाहिए। तो इसी अनुसार पूरा सवर्ण समाज देख रहा था कि उनके हितों के खिलाफ है। और ये कहना कि आरक्षण से व्यापक समाज का फायदा नहीं हुआ, ये बहुत सतही शास्त्रीय समझ का द्योतक है। आरक्षण सिर्फ नौकरियों देने का मामला नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक मामला भी है, एक एस्पिरेशन का भी मामला है। और 40 लाख से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये अपॉर्चुनिटी का मामला है। तो बनता भले ही एक है लेकिन वो बनने की संभावना 40 करोड़ के लिए तैयार हो जाती है। पहले संभावना वो बंद होती है। इतने तो आचार्य राजनीश भी समझ जाते हैं जिसको काशीनाथ भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ये आरक्षण के विरोधी है, ऊपर से जितना दिखावा कर ले। इनके भाई भी आरक्षण के घोर विरोधी थे वो, लेकिन क्योंकि दबंग आदमी थे तो खुलेआम बोल देते थे कि आरक्षण खराब है, नामवर सिंह, और ये दबे स्वर में बोलते हैं। ये तमाम लोग अंदर से घृणा करते हैं, जिसको फ्रायड बोलता है कि अंदर से इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, उसकी किताब, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी था, वो आदमी एक सुंदर युवती, जी नामवर सिंह जेएनयू में थे ना? हाँ जेएनयू में थे, बिल्कुल बिल्कुल। अब बीएचयू में भी थे, जेएनयू में। हाँ, आरक्षण के घोर विरोध, बिल्कुल। अरे मुझे, मैं पहली बार, अरे घोर विरोधी थे, तमाम लोग घोर विरोधी हैं। ये प्रगतिशीलता इनकी स्किन डेप्थ है, भेनीर होता है ना ऊपर से परत, अब थोड़ा सा खुरचेंगे तो इनके अंदर का समंती स्वर्ण बाहर आ जाएगा, और ये भीतर से बहुत घृणा करते हैं। लेकिन जब आदमी, फ्रायड की एक साइकोलॉजी है, सिगमंड फ्रायड की, कि जब आप भीतर से किसी से घृणा करते हैं तो ऊपर से आदमी प्यार शो करता है। जैसे एक आदमी था, एक युवती से प्रेम करता था,
और उस युवती ने एक बूढ़े से शादी कर ली थी, तो वो मनाता था कि बूढ़ा मर जाए, लेकिन बूढ़ा मरने का नाम ही नहीं लेता था। तो वो अक्सर स्वप्न में देखता था कि बूढ़े को गले लगा रहा, बड़ा प्यार कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आया कि बूढ़े से तो नफरत है, मैं तो चाहता हूँ कि बूढ़ा मर जाए, उसका कत्ल कर दूं, लेकिन सपने में क्यों देखते हैं कि प्यार कर रहे हैं। तो वो फ्राइड के पास इलाज के लिए साइकोलॉजिकल गया, तो फ्राइड ने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की कि ये जो आप सोच रहे हैं कि कोई मर जाए, तो मनुष्य के अंदर इससे ग्लानि पैदा होता है कि हाय हाय मैं कितना बुरी बात सुन रहा हूँ, किसी को मरने का सोचना तो बुरा है ना, कि ये मर जाए तो इस युवती से शादी करे, ये तो बड़ा पाप पुण्य ख्याल है, गुनाह वाला। तो इसके चलते जो ग्लानि होता है, तो सपनों में उसको कंसंट्रेट करता, प्यार करके उस ग्लानि को मिटा लेता है। तो लिटरेचर को भी सिगमंड फ्रायड ने एक ड्रीम बोला है कि अधूरी इच्छाओं को आप लिख के पूरा कर लेते हैं। जो इच्छा मान ली कि कोई युवती आपको मिली नहीं जीवन में, तुम मेरी हो सकीना, तुम वो उसकी नहीं हो सकी, कोई सकीना नाम की, तो वो फिर कविता लिख के उसको अपना बना लेगा। तो कविता अच्छा, जिस तरह सपना अधूरी इच्छाओं का इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है, तो जो उसकी ग्लानि वगैरह उसको सपने में पूरा कर लेता है। तो लिटरेचर में आरक्षण के संपर्क में बीपी सिंह के समर्थन में लिख के वो ड्रीम को पूरा करता है। ये उसके अंदर एक जो एक्सट्रीम हैट्रेड है, हैट्रेड इन बेली है, इसका प्रतीक है। तो इसीलिए मेरे आलोचना की पद्धति उससे ली हुई है। पियरे मैसेरे करके एक फ्रेंच क्रिटिक है, डिफरेंस फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कोई कृति में जो गैप है, दरार है, उसके भीतर खुदाई से देखिएगा, जो ऊपर नजर आ रहा है उसका जस्ट विपरीत सिंह है। आइडियोलॉजी और लिटरेचर इज इन्वर्टेड इन मीनिंग है, अपने अर्थ में बिल्कुल विपरीत है। ऊपर से देखने में लग रहा है वीपी सिंह का समर्थक, और अंदर जब खोजिएगा तो देखिएगा वीपी सिंह के लिए जो गालियां मजाक में दी हुई हैं, मजाक टाइप से उसमें शो किया गया है। लेकिन फ्रायड का ही हवाला दूंगा। फ्रायड कहता है जोक इज ए सीरियस थिंग, जोक भी बहुत सीरियस चीज है। तमाम चुटकुले स्त्रियों के खिलाफ बनते हैं। उसको सुरेंद्र एक शर्मा है, ये ही करेगा पत्नियों की बुराई करके, तो देखने में वो जोक चुटकुला लगता है, लेकिन वो घोर स्त्री विद्वेषी घृणा का प्रतीक है। इसी तरह ये पूरी किताब घोर दलित विरोधी और घृणा के प्रतीक है। अगर हम फ्रायड के भी या लाका का जो इमेजिनरी रियल सिंबल का साइको एनालिसिस है, उससे अगर इसको एनालाइज कीजिएगा, साहित्य को एनालाइज करने का वो भी एक टूल है। तो या आप मार्क्सवादी आलोचना फ्रेडरिक जेमेसन के हवाले से इसके राजनीतिक अवचेतन यानी इसके पॉलिटिकल अनकॉन्शियस को देखिएगा, तो एक सवर्ण आदमी का ये साहित्य है और उसी को ये द्योतित करता है। उसी का ये किताब पूरी तरह से वो वर्णन है। आप ही की बात पे उन्हीं का एक कोटेशन और कर रहा हूँ, इस पे भी आपको चाहूंगा। वो सिद्धांत के ऊपर बता रहे, आचरण और सिद्धांत से वो अपने व्यवहार के गुरु और चेले के व्यवहार में नहीं आ रहे, लिख रहे कि 1000 बार कह चुका हूँ, गुरु बोल रहा है 1000 बार कह चुका हूँ कि सिद्धांत सोने का गहना है, रोज रोज पहनने की चीज नहीं। शादी ब्याह तीज त्योहार में पहन लिया बस, सिद्धांत की बात साल में एक आध बार कर लो, बाकी सब पॉलिटिक्स करो। क्या आदर्श तो पतिव्रता का लेकिन देखो तो सम्मुख हर किसी से, मतलब वो बता रहे कि सिद्धांत को बहुत लेके मत चलो, और ये जो है पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट है, सिद्धांत नहीं। तो आप पर टोके थे उस पे, क्या नाम था उसका, मैनेजर पांडे वाली किताब। हाँ, तो उन्होंने भी इस तरीके से लिखा था, नौकरी नौकरी करके भी अगर कोई काम करता है तो बहुत मतलब शर्म की बात है, इस तरीके से। तो आपने टोका था कि ये किसके लिए ये बात कही। बिल्कुल। और वो बेचारा और टिप्पणी कर दे इसके ऊपर, फिर मैं आगे बढ़ता। मैं बहुत मुक्तसर मिटरेंगी, ये घीसा पीटा स्वर्ण मानसिकता है, आदर्श को गाली देना, व्यवहारिकता बात करना, प्रेगमेटिज्म वगैरह, ये पश्चिम से ही चुराया हुआ। ये स्पिनोजा हो गया, डेविड ह्यूम, वो बोलता है कि प्रैक्टिकल चीज ज्यादा पूर्ण है। ये हीगल वगैरह का बुराई करते हैं, हीगल आदर्शवादी था या प्लेटो आदर्शवादी था, उसका ये लोग बुराई करते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से आदर्श और प्रैक्टिकल को अलग अलग करके देखना ही बुरा है, और ये सवर्णों की मानसिकता हो सकती है। ये पूरी मानसिकता, ये सवर्ण मानसिकता यथास्थितिवादी, क्योंकि जब भी जैसे पसमानदा की आपके मिसाल लीजिए, तो पसमानदा समाज को चेंज करना चाहता है। चेंज करने के लिए बड़ा त्याग वगैरह की जरूरत होती है, और त्याग और आदर्श के बगैर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आंदोलन को खड़ा करने के लिए अभी
तो ये सवर्णों की जरूरत नहीं है आदर्शवाद को, सवर्णों की जरूरत नहीं है कि त्यागवादी एक लीडर पैदा हो। अगर ये सब आदर्श और मूल्य चूक जाएं तो देखिएगा पसमानदा के अंदर, जैसे कि स्वर्ण का लीडर होने से तो सत्ता मिलता है, पसमानदा जैसे बकार भाई बोलते हैं कुछ तो मिलेगा नहीं, तो वो किस एक कॉज के लिए जब तक वो मरने के लिए नहीं सोचेगा तो हमारे अंदर क़यादत नहीं पैदा होगी। तो अगर काशीनाथ सिंह की बात को मान लें कि पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, मूल्य नहीं है, तो ये आदमी खुद ही के खिलाफ है। फिर अगर तुम ये सब बोल रहे हो तो किस मुंह से तुम कबीर का नाम ले रहे हो? कबीर तो ये सब बात आदर्शों की बात करते थे, वो तो कथनी नहीं करने की बात करते थे ना। और ये आदमी देखिए कितना कंट्राडिक्शन का शिकार है। एक तरफ कबीर को अपना आदर्श मान के जितने भी इसने 5 बाग में शीर्षक दिए हैं कबीर के नाम पे दिए हैं। पांडे कौन कुमति, ये कबीर का कथन है। कौन नगरिया लूटे, तो वहां से ये बोल रहा है कि हम कबीर से इंस्पायर है, पूरा शीर्षक वहां रख रहा है, लेकिन उनके आदर्श को अपना के उसका मजाक उड़ाता है कि नहीं इंपीरिकल होना चाहिए, पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। तो ये एक सवर्णों की हिपोक्रेसी है कि कहीं कुछ ये बात करते हैं, इनमें किसी तरह का तारतम्य कंसिस्टेंसी नहीं है, एकरूपता नहीं है विचारों में, और ये कंफ्यूज करके देने के लिए, इसलिए इनको जो पढ़ेगा पसमानदा वो कंफ्यूज हो जाएगा, मूल्यहीनता की वकालत करने लग जाएगा, निहिलिस्ट हो जाएगा, जबकि मूल्यों की रही है। वरना अगर मूल्य कुछ नहीं है, सब कुछ पॉलिटिक्स है, तो आज जलौर में जिन बच्चों को हत्या कर दिया गया पानी पीने के लिए, तो क्या उचित ठहराएंगे? तो उसको हम लोग आलोचना करते हैं, एक एक आदमी उसको बोल रहा है कि गलत है। आप जलौर की घटना का कोई आदमी है माइका लाल उसको गलत नहीं बोले, मेरे सामने आके बोले गलत, तो क्यों गलत बोल रहा है? कुछ मूल्य है उसके पीछे, मूल्य के बगैर आदमी नहीं जी सकता है। इसलिए मूल्यहीनता की ये बातें बड़ी बकवास है। मूल्य आदमी के लिए एक जरूरी चीज है, नैतिकता जरूरी चीज है, इसीलिए हिंदू धर्म बाबा अम्बेडकर ने छोड़ा था, क्योंकि इसमें नैतिकता का कंसेप्ट नहीं है। तो इस मामले में टिपिकल हिंदू टाइप का आदमी है काशीनाथ सिंह, क्योंकि ये नैतिकता का मजाक उड़ाते हैं कि नैतिकता कुछ नहीं है, जो भी ये व्यवहारवाद है, तो ये कोई मजाक में नहीं बोलते हैं, सीरियस चीज है। ये टिपिकल सवर्ण के दर्शन को अपने बातों में व्यक्त कर रहे हैं, जबकि बाबा अम्बेडकर, कबीर और ज्योतिबा फुले का दर्शन नैतिकता का दर्शन है, मूल्यों का। आज उस टीचर में जो छैला सिंह है, अगर कुछ भी मूल्य होता है तो इतने छोटे बच्चे का निसंशयता वो नहीं करता, एक बुरे से बुरे नहीं करेगा। अस्कर बजाज ये कहानी है दंगाई लोगों के ऊपर में, गोधरा पे, अच्छी कहानी है। तो वो अस्कर बजाज भी स्वर्ण है, लेकिन मैं बड़ाई करता हूँ, कहानी अच्छी है। तो उसमें एक हत्यारा बोलता है कि मैंने 5 मुसलमानों को मारा, तो एक बड़ाई में बोलता है कि हम 100 को मारे, तुम मेरे आगे क्या हो। तो एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोलता है। तो बोलता है कि ये चुपचाप क्यों बैठा हुआ? वो बोलता है कि तुम लोग क्या मारे, मेरे आगे तुम लोग कुछ नहीं हो हत्या में, मैंने 2 साल के बच्चे को मारा। तो छैला सिंह वैसा ही एक बड़ा हत्यारा है। तो अगर मूल्यहीनता छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम छोटा जात बड़ा जात, अगर वो थोड़ा सा भी मानवतावादी होता है तो एक बच्चा का, चाहे वो स्वर्ण ही बच्चा क्यों ना हो, किसी का कोई हत्या बच्चे का नहीं करता है। दिल्ली जैसे क्रूर शहर में भी लोग बच्चों को सीट दे देते हैं मेट्रो में, मैंने देखा है। और छैला सिंह इतना गिरा हुआ आदमी है, तो मूल्यहीन, मूल्य के बगैर आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसलिए कालिदास के इस कथन में मुझे इतना बोलना पड़ गया कि काशीनाथ सिंह की ये गलत बात है। बिल्कुल मूल्यों के साथ जीना चाहिए, और प्रैक्टिकल और मूल्य में कोई विरोध नहीं है। ये मानना ही, पेरी गिल्टन बोलते हैं कि ये मानना ही कि प्रैक्टिकल होने का मतलब होता है आदर्श के खिलाफ, आदर्श और व्यवहार को विपरीत समझना ही। वो पेरी गिल्टन बहुत बड़ा एक मार्क्सवादी चिंतक, पेटी बुर्जुआ सोच है, अपने सोच में मार्क्सवादी शब्दावली के अनुसार ये पेटी बुर्जुआ, निम्न मध्यम वर्गीय सोच का है काशीनाथ सिंह, क्योंकि वो केओस, रियलिटी को केओस के रूप में देखना, अनैतिकता के रूप में देखना, और आदर्श को अच्छे के रूप में देखना है। इसलिए यू का मतलब आदर्श भी होता है, कल्पना भी होता है। तो कल्पना और अच्छाई को एक ही समझना है कि अच्छाई व्यवहार में हो ही नहीं सकती है, अच्छाई में कोई व्यवहार में हुई, ये बहुत ही पेटी बुर्जुआ सच है। आदमी रियल में भी अच्छा हो सकता है, जैसे कि अब्दुल्ला मंसूर, लेनिन मोदी अच्छे हैं व्यवहार में, आसिम बिहारी अच्छे हैं, क्यों नहीं अच्छा हुआ जा सकता है? ये गलत है, ये जो डिकोटोमी बाइनरी खड़ा किया है काशीनाथ सिंह ने। अच्छा, मैं एक चीज और बोल दूं, देखिए ये किताब जो है, जो जिस वक्त को बयान कर रही है, उस वक्त जो है जो ओबीसी राजनीति है, जिसको हम बोलते हैं, जी जी, मंडल आयोग की राजनीति, वो खड़ी हो रही है। जी,
इसके खिलाफ भी मुझे उनके नजर आता है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, वो लिख रहे हैं कि राजनीति बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, सब IAS PCS तो हो नहीं सकता, ठेकेदारी के लिए भी धनबल चाहिए, छोटी मोटी नौकरी से गुजारा नहीं, खेती में कुछ रह नहीं गया, नौजवान बेचारा पढ़ लिख कर डिग्री लेकर कहाँ जाए, और चाहता कि लंबा हाथ मारना, सुनार की तरह खुट करने का हासिल देख चुका है, तो बच गई राजनीति। वो सत्ता की भी हो सकती है और विपक्ष की भी, उग्रवाद की भी। समझिए कि दादागिरी यहाँ भी है, उठा पटक है, चापलूसी है, हड़बुंगई है, तरबली है, संघर्ष है, लेकिन यह कहाँ नहीं है, पाना और खोना किस धंधे में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है फाकिर भाई कि ये जैसे खाका जो खींच रहे हैं मंडल वाला, और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि ये जो ओबीसी जातियां उभरी हैं, तो राजनीति को, आदर्श को इस तरीके से पेश करना, मेरा अपना रीडिंग थी कि ये कहीं हो सकता है उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही घिसा पीटा राजनीति को गाली देना है, यथास्थितिवादी। क्योंकि ये आदमी, ये जितने काशीनाथ सिंह लोग हैं, ये अपने आप को मार्क्सवादी बोलते हैं, लेकिन मार्क्सवाद इनको छू तक नहीं गया। अगर इन्होंने, मार्क्सवादी लोग बड़ा वो पढ़ते हैं एक पोलिश कवित्री को, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, विस्लावा शिम्बोर्स्का को। तो विस्लावा शिम्बोर्स्का की प्रसिद्ध मतलब कविता है कि तुम कहाँ जाओगे, जंगल में, वहां भी राजनीति पाओगे। तो विस्लावा को भी मालूम है कि ये बेवकूफी भरी बात है अराजनीतिक होना। कोई भी अराजनीतिक नहीं है, जो अराजनीतिक होने की बात करता है उसकी भी राजनीति है। वो राजनीति है यथास्थितिवाद को, किसी भी परिवर्तन को आप राजनीति के बगैर में, जैसा कि ये आदमी अपने आप को लेनिनवादी बोलता है, लेकिन लेनिन का मतलब ल तक इसको छू के नहीं गया है। क्योंकि लेनिन कहते हैं टू टैक्टिसेस नामक किताब में कि आप राजनीति के बगैर चेंज ही नहीं कर सकते चीज को, पसमानदा हो कोई भी हो, राजनीति के द्वारा ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि कार्ल मार्क्स बोलता है कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमी। ये अर्थतंत्र जो है उसी का एक बहुत सांद्र अभिव्यक्ति है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत जीप टाइप का, एक कम में, मतलब होता है ना, सशक्त अभिव्यक्ति है कोई। इसीलिए वो किताब लिखता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं लिखता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। कैपिटल, उसके किताब का नाम है दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जुड़ी हुई है हमारी आर्थिक स्थिति। जैसे पसमानदा जुलाहा का क्यों अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि उसके उद्योग धंधे नष्ट हो गए मिल आने से। तो पॉलिटिक्स इकोनॉमी अलग अलग नहीं है। तो ये आदमी की बहुत सतही यथास्थितिवादी सच है, जो जैसे सड़क छाप लोग ये करते हैं, लुम्पेट सरवारा, ट्रेनों में देखिएगा राजनीति गलत है, नेताओं को गाली देंगे, मानो लेनिन नेता था ही नहीं। अगर एक बुर्जुआ राजनीति है तो उसके बरक्स एक परिवर्तन की भी राजनीति है। पूरे राजनीति को ही गलत बोल देना बड़े भोंतरे, सतही और लीजे समझ का प्रतीक है, चाहे वो काशीनाथ ही क्यों ना हो। जी मैं एक और कोट कर देता हूँ। मैं क्यों ये बात बोल रहा था, जैसे आप जो बात बोल रहे हैं कि अब ये देखिए, इनको मुलायम सिंह यादव और लालू को ये लोग जो है ये किस तरह पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस पद को हासिल करने के लिए विद्वान ब्रीफकेस में 10-20 लाख रख के महीनों मंत्रालय सचिवालय के चक्कर काटते हैं, उसी पद की भीख लेकर दोनों चौथीराम के ओसारे पहुंचे। बारजे पर सूखा हुआ छीट का लंगोटा देखकर जितने ही खुश हुए थे, निक्कर में मूलभूत चौथीराम को देखकर उतने ही हतोत्साहित हुए। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, चल सकते हैं लेकिन एक शर्त है। चौथीराम बोले, कहिए, मुझसे पहले वहाँ पप्पू की दुकान ले जाइए जहाँ ये ले जाना चाहते। पप्पू की दुकान क्या चीज है, इतना सुनकर मतलब पूरी बात बता रहा हूँ कि वो जो है मुलायम सिंह यादव और ये लालू प्रसाद यादव, ये एक अपनी जाति के एक यादव को के पास गए कि चलो तुमको मंत्रालय दे रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि पप्पू की दुकान ले चलो, उसके बाद जाके जो मैं जाऊंगा। तो फिर वो पूछे, तो अब वो लाइन पढ़ दे रहा हूँ। जब दोनों बाहर निकले तो लालू ने मुलायम से कहा, बड़ा बुर्बक बुझाता है जी, कैसा जादू है दुनिया और हम लोग, और हाँ, और लोग हमको तुमको नेता नेता बोलते हैं, और ये नेती कर रहा था। पेपरों पढ़ता है तब वो पता रहता है कि हम लोग नेता है, नेती नहीं है। ये यदि भैंस चांसलर हो जाता है तो समझो कि हमारा भी कबाड़ा कर देता। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए कि ये
बड़े नेता है भाई, समाज के बड़े नेता है। मतलब उनको जिस तरह पेश किया गया, जैसे कॉमेडी करके ये शंकर सुमन पेश करता है या कि कपिल शर्मा पेश करता है, उनका कैरेक्टर धूमिल करता है। तभी मैंने बोला कि ये कपिल शर्मा का साहित्यिक संस्करण है काशीनाथ सिंह। हाँ, जब भी आप ये बताइए, जब भी लालू यादव को जब भी शो किया जाता, भैंस दिखा दी जाती है उसके साथ, 3-4 भैंस लेके बैठ रहा है ना। तो उसी तरीके से बड़ा अच्छा एक दिल्ली से मंडर ने एक बड़ा अच्छा लिखा था कि जब किसी बामन नेता को दिखाते हो तो कटोरा क्यों नहीं दिखाते, वो भी तो भीख मांगते थे। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ये पक्षपात नजरिया नजर आया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए उसको जिस तरीके से पेश किया मुलायम को, तो मुझे लगता कि राजनीति के खिलाफ या आदर्श के खिलाफ जो बात कही है वो मंडल उभार के ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये आज से नहीं हो रहा है। जब कबीर साहब आए तो तुलसीदास को बहुत बुरा लग गया, तो उसने भी अप्रत्यक्ष ये जो निर्गुण वगैरह को गाली, सूरदास तक ने ऐसा लिखा है। तो ये सारे छोटे जातियों के खिलाफ है, निर्गुण के खिलाफ जितना गाली गलौज है कि निर्गुण कौन देश के, सूरदास लिखते हैं। और तुलसीदास जो लिखता है कि छोटे जात के लोग आंख दिखा के डांटते हैं कि मूढ़ मये भये सन्यासी और घर संपत्ति नासी, नार मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मये भय सन्यासी। तो वो भी सन्यासी की, ये लोग व्यंग करने में छोटे जातियों से इतनी भयंकर घृणा है, ये घृणा से भरे हुए लोग हैं काशीनाथ सिंह जैसे लोग। ये इनको अगर मिल जाए तो छैला सिंह के ही एक रूप है। ये भी इनको अगर मौका, क्योंकि ये छैला सिंह और काशीनाथ सिंह दोनों सिंह हैं, उसमें फर्क यही है कि ये पढ़ लिख जाने, आगे बोलता है कि बुद्धिजीवी एक चींटी तक नहीं मार सकता है, तो पढ़ लिख जाने के कारण, मध्यम वर्गीय होने के कारण ये डरपोक है, वरना उतनी ही घृणा है छोटी जाति के प्रति जितना छैला सिंह में है। अगर इनको भी कानून का भय हटा दिया जाए कि काशीनाथ जी एक मर्डर भी कर देंगे तो जेल नहीं होगा, तो ये भी हमारी हत्या करेंगे काशीनाथ सिंह, जान लीजिए। इतनी घृणा है हम लोगों के प्रति। इसी घृणा की अभिव्यक्ति हमारे नेताओं की, कोई मैं फैन नहीं हूं, न भक्त हूं लालू यादव का, मैं कटु आलोचक हूं लालू यादव का, लेकिन जिस वजह से आलोचक मतलब कटु आलोचना ये करते हैं लालू यादव, वो जातीय घृणा है, न कि कोई उनका राजनीतिक कार्यक्रम या कोई ऐसा पॉलिसी है उसकी आलोचना की जा सकती है लोकतंत्र में, लेकिन इनकी आलोचना की वजह घृणा और घृणा है। जिस तरह तुलसीदास तो घृणा करता है कबीर साहब से, उसी तरह काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह घोर घृणा से भरे हुए लोग हैं। मैं बहुत साहस के साथ ये बात बोलता हूँ, ये घृणा के पुतले हैं, और इक्वली उससे दुगनी घृणा हम लोगों को इन लोगों से करनी चाहिए। जैसे बाबा अंबेडकर बोलते हैं कि घृणा एक पवित्र चीज है, जिसको मैं बोलता हूँ कि अपनी घृणा की एक पवित्र बुलंदी दो हिंसा को और अपनी घृणा को। इस घृणा को जब तक अपने दुश्मन से आप घृणा नहीं करेंगे तब तक। तो चौथी राम जैसे लोगों को देखिए किस तरह मजाक उड़ा रहे। ऊपर से तो लग रहा है कि चौथीराम यादव एक प्रोफेसर है बनारस के, जो बीएचयू में हिंदी पढ़ाते थे, मैं बता दूं उनके बारे में, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्हीं को कह रहा है कि ये दोनों, हाँ उन्हीं को, अरे बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी बड़ाई कर रहा है कि चौथीराम यादव है वो लालू यादव जैसा नहीं है, बाकी यादव खराब है। क्योंकि चौथीराम यादव थोड़े उदारवादी और वामपंथियों के समर्थक, उनके मतलब कहा जाए अनुयायी हैं, तो वो अच्छे हो गए। यानी जब तक तुम मेरे अनुयायी हो, पिछलागू अच्छे हो, और जो विद्रोही है बराबरी में खड़ा है। यानी तुम हनुमान बन के सिर्फ मेरे अपने हो सकते हो कि बदले में दास बन जाओ तो तुम्हारी हम पूजा भी करेंगे, हनुमान बन जाओ। लेकिन जहां तुम स्वतंत्रता आजाद पसमानदा बने, हमारे पसमानदा में भी जो चमचे हैं इनके, देखिए उनकी बहुत सम्मान है। तो और चौथीराम यादव जैसे ही इंडिपेंडेंट वेद और लोक के बारे में लिखने लग गए तो ये भी काफी अप्रिय हो गए। और जब तक वो बमपंथ करते थे तो बड़े प्रिय थे, तो बड़ा बड़ाई किया कि कुछ लोग उनको यादव समझ के गए, लेकिन वो यादव निकले नहीं। यानी जो यादव अपने आप को यादव नहीं मानता है, इसी तरह राजेंद्र यादव भी बड़ा गौर से, एक इंटरव्यू है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं राजेंद्र यादव और ये नामवर सिंह का, जिसमें बड़ा गौर से राजेंद्र यादव बोलते हैं कि मैं यादव नहीं हूं, ताकि उनको इन्हीं जैसे काशीनाथ सिंह जैसे सवर्णों की बढ़ाई। इसलिए मैं राजेंद्र यादव से दिल से घृणा करता हूं, क्योंकि ये आदमी सवर्ण बनने के लिए अपने पिछड़े होने से इनकार कर दिया। इसलिए जो लोग मानते हैं कि दलित आंदोलन और इसको बढ़ावा किया,
बहुत छल में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा दलित विरोधी व्यक्ति था राजेंद्र यादव, तभी इन सवर्णों के मुंह से इतनी बड़ाई निकलती है राजेंद्र यादव के लिए। ये इन्हीं का, तो ऐसे लोगों का काशीनाथ सिंह समर्थक है जो पिछड़े वर्ग में उनके पिछलग्गू हों, वो नहीं जो आजाद और स्वतंत्र। जो आजाद और स्वतंत्र है लालू जैसे, उससे इनको घोर घृणा है, जिसको हैट्रेड इन बेली करके किताब निकाला राउंड टेबल इंडिया में, उनका शुक्रगुजार हूँ। जी 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 जी, उस पुस्तक पे भी चर्चा होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जी बिल्कुल, अगला जब राउंड हम लेंगे 5 किताबों का तो उसमें ले लेंगे। जी जी। अच्छा, मैं कुछ बात कर दूं। आप जैसे बोल रहे थे कि अगर एक हत्या करने पर अगर छूट मिल जाए तो वो हत्या करें, इस पे बिल्कुल फिल्म उस पे ये छुपे हुए, जिस तरह कहा जाता है कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बुद्ध है, उसी तरह ये प्रच्छन्न शैला सिंह है, ये प्रच्छन्न शैला सिंह है काशीनाथ सिंह। मैं ये बता रहा हूँ फाकिर भाई, प्रच्छन्न यानी छुपे हुए, क्लेडेंस्टाइन जी क्लेडेंस्टाइन सरफ्टेशियस शैला सिंह है। ठीक, तो इसी पर जो है हॉलीवुड की फिल्म है, उसका नाम द पर्ज। उसका कंसेप्ट ये कि 12 घंटे के लिए हत्या को लीगल कर दिया जाता है, साल में एक मर्तबा। जी तो उसमें हर वो शरीफ इंसान जो आपको सूट टाई और जो मानवतावाद की बात करता है, वो ब्लैक लोगों को, माइनॉरिटीज को मारने निकल जाता है। बिल्कुल, वो पूरे साल 12 घंटा उसके वो नफरत को रिलीज करने के लिए सरकार एक चीज बनाई रहती है। तो बड़ा अच्छी फिल्म, कंसेप्ट बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ आगे भाई। इसमें एक पसमानदा कैरेक्टर भी लेके आया नईम। तो नईम जो है उन्हीं के यहाँ रहता है, 80 में सब्जी बेचता है। और उससे पूछा जाता है कि तुम जो है किसको वोट दोगे, तो कहता है कि मैं जिसको पूरा मोहल्ला दे रहा है उसी को मैं वोट दूंगा, लेकिन मैं अगर वोट दे भी दूंगा, मतलब भाजपा को या किसी को, तो लोग जो है मेरी जो है मानेंगे नहीं कि मैं जो है उसको वोट देता हूँ। पूछता है कि सेकुलर, वो नहीं पूछता कि सेकुलर किसे कहते, तो उसको जवाब में बोलता है कि सेकुलर मतलब माने मुस्लिम वोट। ठीक है, तो नहीं, मुसलमान के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ, तुम्हारी दुकान के ऊपर टंगे हुए झंडे के खिलाफ। तो वो मतलब इस कैरेक्टर को ला के दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब दंगा होता है, इस तरह होता है, तो वो अपनी दुकान बंद कर लेता है और वो रहता बीच में, लेकिन फिर भी आइसोलेट किए रहता है। तो ये एक कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर इसमें मुझे नजर आया है इनका। और एक चीज और जो है कि वो कहते हैं कि मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हर आदमी को रिप्रेजेंटेशन लोकतंत्र में मिलना चाहिए, और लोकतंत्र की ही व्यक्ति है, हीगल के अनुसार मध्यम वर्ग का महाकाव्य नोबेल वगैरह होता है, जो तथाकथित ये नोबेल कहा जाता है इसको, ये कहानियों का ऐसे मजमुआ है। तो ये बोलते हैं कि लंगोट वहाँ का राष्ट्रीय ड्रेस था 80 का, तो नईम का ड्रेस क्यों नहीं राष्ट्रीय ड्रेस है? नईम कौन सा लंगोट पहनता है? तो नईम, क्या नईम 80 का प्रतिनिधित्व नहीं करता? वहाँ वो शामिल नहीं है। तो देखिए किस तरह ये नईम का कैरेक्टर खड़ा करते हुए असल में इनके लिए सिर्फ सवर्ण हिंदू 80 का प्रतीक है, इसलिए 80 सवर्ण 80 है। वहां पर नईम जैसे 80 का सिर्फ और सिर्फ नकली, मतलब जिसको मैं सिग्निफाइड डेजोनेंस बोलते हैं, वहां नईम को खड़ा करते हुए भी नईम के रूप में 80 ही है। असली वाला जो पसमानदा नईम है वो नहीं है। पसमानदा नईम कभी भी अपनी दुकानें बंद नहीं करता, उसमें एहसास ही नहीं होता हिंदू मुस्लिम का। मैंने देखा है, व्यवहार तो यही बात है। दंगे से दंगे में मैंने सब्जी वाले को सब्जी बेचते हुए देखा है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि इसमें बुरा क्या है। अच्छा, एक चीज और इसमें फिर बात कर रहे हैं कि मदनपुरा कोई गया है तो पूछा क्यों, क्योंकि मदनपुरा के मुसलमानों का की मुस्कान देखे, वो इस बार चुनाव का कुछ और मतलब बता रही है। मतलब कि इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाके में किसी को कैसे वो किसको समर्थन करे, उसकी तुलना में और उसके विरोध में फिर हिंदुओं को ध्रुवीकरण किया जाता है। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि मदनपुरा में मुसलमान, वो आगे बोलता है मुसलमानों का देखो कितना खुश है, मतलब सोनिया को वोट कर रहे हैं वो, तो तुम अटल को वोट करो। इस तरीके से इसमें बात ध्रुवीकरण की बात को लेके आ रहे हैं। तो ये सब बातें थी, मुझे लगा कि एक बार बता दूं इसमें क्या क्या बातें। हाँ, सेकुलर का मतलब क्या है भाई? मुस्लिम वोट बैंक के सिवा भी उसका कोई और अर्थ है? राधे साहब ने पूछा। राजकिशोर ने बीच में ही टोक दिया, यह दादा से नहीं माई, मुसलमान प्लस यादव लालू और बाबू, ज्योति बसु प्लस इंद्रजीत से पूछिए, यहाँ
बातें कीजिए सिर्फ मुस्कान पर, जिसने मोनालिसा की मुस्कान को भी फेल कर दिया है। जिस मुस्कान पर दादा फिदा है वो मुस्कान, मतलब वो बता रहे मुस्कान का मतलब कि मुसलमान खुश है, इसका मतलब है कि सेकुलर जीत रहे हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे एक पूरा बाप बात तो ये बता रहे हैं। हाँ, आप तो जानते ही ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी सवर्णों का प्रिय है, चाहे हिंदू सवर्ण हो चाहे मुस्लिम सवर्ण हो, इसके बगैर उनका पानी नहीं घोटाता है। तो ये लोग ये सब बात ना करें, लेकिन ये जात पात का बात, जो लाहे का बात ये नहीं करेंगे, देखिएगा उसको साइलेंस करेंगे, उसका इनके चेतना में नहीं मुस्लिम। जबकि बनारस जो है, जबकि बनारस किसका है? जुलाहों का देश है। बनारसी साड़ी जो फेमस है वो जुलाहे बनाते हैं। जी, मैं फाकिर भाई ये अपनी जाति के बारे में सचेत है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ वो क्या लिख रहे हैं। बामनों ने सभी क्षत्रियों के हाथों में तलवार पकड़ा दी, धनुष बाण थमा दिए कि जाओ बेटा, तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम्हारे लिए बेटा पैदा करना हमारा काम है, तुम बाहर देखो मंदिर देखो। और चूतिया बाबू साहब हाथ में धनुष बाण लिए हिरण मारने पीछे पीछे भाग गए, और इधर मौज मस्ती हो रही है। और सज्जनों, थोड़ी बहुत हालत आज भी यही है, बहुत फर्क नहीं आया। आज भी बाबू साहब डांट घूम रहे हैं, रोपनी लावनी कर रहे हैं, चमाइन से इश्क फरमा रहे हैं, और उधर ठकुराइन बाबा जी की कथा सुन रही है। इस तरीके की लाइनें मैं बहुत नहीं बोल पा रहा था, बहुत बातें अश्लीलता हो जाती है। अब बीप का कोई ऑप्शन नहीं कि मैं बीप करके सुनाऊं आपको। तो इस तरीके की मैं कह रहा हूँ कि देखिए अपनी जाति के प्रति सचेत है ना, कि बता रहे कि हम हमारा हाथ इस वजह से हुआ, या बावन हम पर जो है हुकूमत के लिए हम लोगों को मरवा दिए। एक और मेरे साथी था, वो राजपूत है, तो उसने भी पहली बार उसी ने मुझे बोला कि हमारी संख्या ज्यादा होती, वो तो बामनों ने, पंडितों ने हमारे दिमाग में ये भर दिया कि जो क्षत्रिय 24 साल तक जिएगा उस पर लानत है, तो तुम लोग युद्ध में मर जाओ। एक दूसरे को तो पहले तो मुसलमान थे नहीं, तो आपस में युद्ध लड़ के मरे हैं। तो इस तरीके से वो बता रहा था। तो मैं पहली बार ये बहुत दुखद चीज है कि अपने आप को मर्सवादी मानने वाला लेखक इस तरह की बहुत बेहियात बेहूदी बात लिखे, क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार ये विचार वगैरह प्रमुख नहीं होता, मटेरियल कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मानना कि जो मनु ने लिख दिया वो लागू हो गया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये एक मनु का सपना हो सकता है, आदर्श हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन कभी भी ऐसी व्यवस्था व्यवहार में लागू नहीं रही। एक संघर्ष, एक हमेशा एक तनाव समाज में रहता है, नीचे का भी तकवा कोशिश करता है न्याय के खिलाफ। बिल्कुल एक छत्र की ब्राह्मण ने बोल दिया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इमोटो उको वाली, वैसा लागू नहीं होता है कि लिख दिया और क्षत्रिय की औरतें ये कर रही है। बहुत ही एग्जैक्रेटेड कपोल कल्पना, लेकिन ऐसी चीजें पढ़ने में ना बड़ा मजा देती है कि वो बहुत वो, हाँ, तो लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अर्थात से कोसों दूर है। और ऐसी कोई, जी मैं मुर्दैया पढ़ा मैंने, मुर्दैया में उन्होंने पहली बार मुझे लगा कि जैसे उन्होंने बताया कि जब लड़ाई होती थी ऊपर अपर कास्ट से, तो उनके यहाँ की औरतें जो हैं, वो तुलसीराम जी लिख रहे हैं कि जो उनकी सिंग होती है, जानवरों की सिंग रखी रहती थी, या उनकी बड़ी बड़ी हड्डियां रखी रहती थी, जब लड़ाई होती थी तो वही लेके दौड़ जाती थी मारने, हथियार के रूप में। तो मैं पहली बार पढ़ के मुझे लगा अच्छा ये संघर्ष रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल 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 ये बहुत दयनीय दिखा देते हैं। हाल ही में भी बहुत सड़ी हुई कविता एक सदानंद शाही नामक कोई साहित्यकार ने लिखा, तो बड़ा दयनीय दिखा दिया। वो जो लड़का मर गया बेचारा, इंद्र से तुलना कर दिया। तो इस तरह के बेहूदी, बेशर्म, निर्लज और असंवेदनशील कविता, जबकि एडोर्नो ने लिखा कि ऑस्ट्रिच के बाद कविता संभव नहीं है। इसी तरह इस बच्चे के मरने के बाद कोई कविता लिखे, लाश को साहित्यिक कैरियर, ये कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन ये सवर्ण कविता लिखने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब असंवेदनशील किस्म के लोग हैं, क्रूर किस्म के लोग। इनके लिए किसी की मृत्यु सिर्फ एक साहित्यिक कैरियर भर है, तो वो सच्चाई सामने इसलिए नहीं आ पाती, ये बड़ा दयनीय दिखला देते हैं। नईम जैसा कैरेक्टर खड़ा कर देंगे, दुकान बंद कर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरा संघर्ष होता है। और राजपूत को भी एक ऐसे लिख दे रहे हैं जैसे राजपूत एक सामाजिक सच्चाई के रूप में, ये मिथ है जाति। कई जातियां अपने आप को राजपूत क्लेम कर दिया, और ये क्षत्रिय राजपूत एक ही चीज नहीं है। और ये जो कहानियां बना दी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, इसके उल्टे ऐसा देखा गया कि राजपूतों ने ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी की। तो ये कभी भी जो मनु बना दिया आदर्श
तो वैसा हुआ ही नहीं। ये मनु का आदर्श टूटता रहा बहुत आसानी से, और ये अंतरजातीय शादियां होती रही हैं और इसके बावजूद जाति कायम रखी है। इसलिए जाति का प्रमुख जो विवाह वगैरह जो जोड़ के देखा जाता है वो उससे ज्यादा एक कास्ट इकोनॉमी के रूप में है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कास्ट एक इकोनॉमी के रूप में काम करती है। और ये बोलना कि कॉन्स्पिरेसी, किसी का दिमाग, ये दोनों जो क्षत्रिय और ब्राह्मण को ये दुश्मन दो नहीं कास्ट, ये दो कोलैबोरेटर थे। एक आइडियोलॉजिकल टूल का रिप्रेजेंट करता है ब्राह्मण, और जो रिप्रेसिव टूल है जिसको एंटोनियो ग्राम्सी को अगर आप पढ़ें, मार्क्सवादी चिंतक को, तो वो सत्ता के दो रूप बताता है, हेजोमनी और डोमिनेंस। डोमिनेंस वो ताकत और हिंसा का प्रतीक है, दंड का प्रतीक है, राजदंड का, कि हिंसा द्वारा, दमन द्वारा डोमिनेट करना। अब वर्चस्व कॉन्सेंट आइडियोलॉजिकल टूल का प्रतीक है। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, डायलेक्टिकल यूनिटी है, सहयोगी है। तो ये जो हम लोगों को धोखा काशीनाथ सिंह देना चाहते हैं कि अरे ये तो बड़ा इनोसेंट है क्षत्रिय, इसको ब्राह्मण मूर्ख बना दिया, ब्राह्मण की रक्षा, बल्कि इससे ज्यादा सही कविता ये ब्राह्मण आदमी लिखता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि राजे ने रखवाली की। ये जितने ब्राह्मण थे राजे के रखवाली में लगे हुए थे, पोथियां लिखते थे राजा। आखिर मैं अब खत्म कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। जी जी। अब जैसे उसमें क्या होता है कि जब ये मंडल लागू हो गया है, एक खींच है, तो अब जो है एक ब्राह्मण है, उनसे कोई अगर आशीर्वाद लेता है तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं, उस पर बात करना चाह रहा था मैं। जा अगले जन्म में बामन ठाकुर के घर पैदा हो, उसके जाते ही बुनबुनाते हैं, पंडित जी बुनबुनाते थे कि झोपड़ी के जब नौकरी के लिए गिड़गिड़ाएगा और दर दर की ठोकरें खाएगा तब पता चलेगा। तो ये आरक्षण का इस तरीके से मतलब विरोधी ना कहा जाएगा कि इस तरीके दिखा रहे हैं जैसे कि सभी को नौकरी मिली जा रही है, जितने कॉमन टेक्निक है, ये नहीं मिल रही है। मतलब यही बता रहे हैं कि इनको अपने अनुपात में नौकरी नहीं मिलेगी, जब नौकरी के लिए गिड़गिड़ाएगा और दर की ठोकरें खाए तब सब पता चलेगा। इसीलिए वो आशीर्वाद दे जब ब्राह्मण और ठाकुर घर पैदा हो। तो मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि देखिए कि आरक्षण विरोध, खुल के आरक्षण विरोध है ये। और ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक तुलसीदास से लेके प्रेमचंद भी अपनाते हैं। वो ये टेक्निक है कि डायरेक्ट बोलने से खतरा है कि प्रेमचंद इतनी बुरी बात बोल रहे हैं, तो ये लोग एक पात्र खड़ा कर देता है, उसके मुंह से बुलवा देता है। और जब आप विरोध करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये तो समुद्र बोल रहा है, ये तो फलाना पात्र बोल रहा है, प्रेमचंद नहीं बोल रहे हैं। प्रेमचंद तो समाज का ये अर्थात दिखला रहे हैं, ये अर्थात में इसी तरह लोग बोलते हैं। तो ये एक सिग्निफाइड डिजोनेंस द्वारा अपना मन का भड़ास भी निकल गया पात्र के माध्यम से, और फिर बचे भी रह गए कि भाई हम नहीं, पात्र बोल रहा है। तो ये एक किस्म की चालाकी है कि किसी को गाली भी देना, उस गाली देने की जिम्मेदारी भी नहीं लेना। वही काम काशीनाथ सिंह ने भी किया है, और ये बहुत ही मतलब एक बाग विदग्धता, शाब्दिक चमत्कार वाली बात हो गई। इसमें कोई गंभीर और गहन साहित्यिक सौंदर्य वाली, एस्थेटिक अपील वाली बात नहीं है कि जो मन को छूता है, गहराई नहीं है, उछली है बिल्कुल। कई लोग जो इसका समीक्षा करते हैं वो इसलिए भी तारीफ करते हैं कि इसने जो है उस वक्त की भाजपा को उसने जो है इन्होंने आड़े हाथों दिया, तो इसलिए उसी करते थे। जैसे एक लाइन में पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में, मैं हर पक्ष पे बात करना चाह रहा था, तो भाजपा वाला पक्ष छूटा नहीं चाहिए, है ना। तो इस लाइन में सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये आप खामखा गाली दे रहे हैं इन्हें, कांग्रेसी वीरेंद्र बोले, इसके लिए भाजपा का कोई दोष नहीं है, मतलब महंगाई के लिए कोई दोष नहीं। देश उसके एजेंडे पर था ही नहीं, उसका एजेंडा पर था राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव संरक्षण। देश झोपड़ी के रसातल में जाता है तो जाए, ये अयोध्या और पोखरण जाएंगे। तो ये बता रहा है कि इनके एजेंडे में, भाजपा के एजेंडे में गौरक्षा थी और ये था, अयोध्या था, देश कभी इसके एजेंडे में ही था। तो इस तरीके की लाइनें लिख के, जैसे एक लाइन है कि जब कार सेवक के लिए नारा लगता था कि बच्चा बच्चा राम का, तो ये नारा लगाते थे, ये बच्चा बच्चा राम का और भाजपा के काम का, इस तरीके का नारा इसने लिखा है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि इसलिए भी इस किताब को कई ऐसे साथी, जो अपने साथी और ये बहुत पसंद करते हैं, मुझे जो रिकमेंड किया गया था तो उन्होंने ही किया था
उसने बताया था कि देखो उसने किस तरीके से आड़ा हाथों दिया है भाजपा को, या कि इस तरीके की ताकत दक्षिण लोगों को। इसलिए मैं आपसे ये इस पे बात कर रहा था कि ये पहलू पर भी थोड़ा सा बात होनी चाहिए। ये अब तो स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस भाजपा की जो बैनरी है फाल्स है। इन्हीं ये जिस प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, ये जितने लेखक संगठन है वामपंथियों का, इन्हीं ने लाना लगाया था कि भाजपा कांग्रेस दोनों यार देश बेचने के लिए तैयार। तो जब आपके लेखक संगठन की ऐसी समझ है कि दोनों को एक समझते हैं, तो इस तरह का बैनरी खड़ा करना कि बीजेपी की कोई आर्थिक नीति अलग है, और ये समझना मर्सवादी होते हुए कि कोई ये भाजपा का कोई इमोशनल मुद्दा होता है, वो तो वोट लेने के लिए होता है। कोई भी मर्सवादी आदमी ये मानता है ना कि अर्थ प्रमुख चीज है, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। तो इकोनॉमी भाजपा क्या पूंजीवादी एजेंडे को सामने नहीं आती? क्या वो कैपिटलिस्टों की पार्टी नहीं है? तो जो कैपिटलिस्ट की पार्टी होगी तो उसका अपना एक कैपिटलिस्ट एजेंडा होगा, और इनका भी था। और ये छोटे बुर्जुआ की पार्टी है जो मार्क्सवादी समझ है, तो इनको ये चीज लिखना चाहिए अपने आप को जब ये वामपंथी दावा करते हैं। तो ये बहुत ही सतही समझ कि वो इसलिए मर रही थी, सांप्रदायिक कुछ उसका एजेंडा था, ये तो सुपर स्ट्रक्चर है, बाहरी आवरण है, जिसको जर्मन आइडियोलॉजी किताब में कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी बोलता है। आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शसनेस, उसके पीछे जो छुपा हुआ आर्थिक आधार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधिरचना है, उसको स्पष्ट करना एक मार्क्सवादी साहित्यकार चिंतक का काम होना चाहिए, जिसमें बुरी तरह चुक गए। यानी ये झूठे मार्क्सवादी हैं, वो दिखाई नहीं पाए कि कौन सा एजेंडा था ये जो जिसके तहत आई। तो वो एजेंडा जो छोटा, जब कोई संकट में होता है तो जो राइटिस्ट बुर्जुआ फिर सामने आता है। तो ये संकट का एक दौर था, डिप्रेशन का दौर था। तो ऐसे काल में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के तत्वों का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, आप पूरे विश्व में देख लीजिए, या पुतिन हो, पूरे अतिवादी तत्वों का जन्म क्यों हुआ? तो जब संकट में पूंजीवाद होता है। आप जैक लंदन का आयरन हिल उपन्यास पढ़िए, मैं साहित्य के हवाले से ही बात करूंगा, तो उसने कितना स्पष्ट दिखाया। अब मुझे दुख होता है कि पश्चिम में तो जैक लंदन जैसे इतने महान साहित्यकार, जिसको लेनिन भी बहुत पसंद करता था जैक लंदन को, और ये इतने घटिया साहित्यकार काशी नासिम जैसे हमारे पास हैं। जाने कब हिंदी साहित्य में कोई जैक लंदन पैदा होगा और आयरन हिल जैसा उपन्यास लिखेगा, जहां वो जो डायनेमिक्स है कैपिटलिज्म की, ऐसे फांसीवादी तत्वों के पीछे, उसको वो स्पष्ट करे, न कि भावनात्मक चीज को ही सच माने। जी अच्छा, आखिरी इनका चैप्टर था, उसी पे खत्म कर देते हैं। ये उपभोक्तावाद के ऊपर, कौन ठगवा नगरिया लूटे हो, हाँ, उस पे ही बात कर रहे हैं। ये जो है उपभोक्तावाद के खिलाफ टीवी में जो विज्ञापन है उसके खिलाफ, उसके मतलब सभी मिलाकर उपभोक्तावाद के खिलाफ उन्होंने पूरा ही लिखा और कहा कि हंसी गायब होगी और इधर गायब होगी। ये तो मार्क्सवाद का बहुत एसेंशियल पार्ट है। मतलब उपभोक्तावाद के खिलाफ वो बात करते हैं, कहते हैं कि आवश्यकता की बात होनी चाहिए, उसकी बात नहीं होनी चाहिए, इच्छाओं की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के इन्होंने अंत में अपनी बात को खत्म किया। उपभोक्तावाद पे मैं थोड़ा सा आपसे टिप्पणी चाह रहा हूँ, उसके बाद जो है इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट हो गया। तो उपभोक्तावाद जो है एक नया टर्म है, और इसका मार्क्सवाद से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मार्क्स ने दास कैपिटल में इसको रेइफिकेशन, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त जो है MI का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर में जो अच्छी सी AC लगी है, कमरे में बहुत अच्छे, मैं भी तो उपभोग कर रहा हूँ। तो एक उपभोक्ता और एक पूंजीपति में क्या अंतर है, अरे ये समझना भी जरूरी है ना, कि हर उपभोग करने वाला पूंजीपति, मैं पूंजीपति तो हूँ नहीं, पूंजी होना चाहिए ना। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार लोग ये कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम जो है कैसे बात, तुम तो खुद ये भोग कर रहे हो। मैं नाइकी का शूज पहन रहा हूं, तो कहेंगे तुम खुद पूंजीपति हो। तो पूंजीपति और भोक्ता में थोड़ा सा अंतर करके फिर अपनी बात करिए, फिर ये गलत बात है। ये भारत में उपभोक्तावाद जन्म ही नहीं ले सकता है, क्योंकि उपभोक्तावाद जिसको आज उपभोक्तावाद बोल रहे हैं, एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने इसको रेइफिकेशन बोला था, कि मनुष्यों के बीच जो संबंध है वो वस्तुओं के बीच में संबंध बन गए। इसको फेटिसिज्म बोला था, कि वस्तुओं के लिए फेटिस, यानी कि किसी खास वस्तु के प्रति
एक बहुत क्रेज टाइप का हो जाना, जिसको इकोनॉमिक्स में ग्रिसम गुड बोलते हैं, कि वो गुड एप्पल का फोन एक आपको जरूरत हो चाहे नहीं, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बन गया तो उसको ये उपभोक्तावाद से ऐसा मतलब लगाया जाता है। तो इस तरह की बातें आई थी। लेकिन ये कब संभव होता है? जब पूंजीवाद का विकास होता है। ये जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं भारत में, सबकी एक समझ रही है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। वो मानते ही नहीं है कि भारत पूरी तरह एक बुर्जुआ या पूंजीवादी देश है। इसको ये सेमी कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल देश मानते हैं, अर्ध पूंजीवादी, अर्ध सामंती देश। तब एक अर्ध सामंती देश में जहाँ पूंजीवाद का पूरा विकास ना हो, जहाँ नौ उपनिवेशवादी ताकतों का अभी भी कब्जा हो, वैसे देश में जहाँ का 90% उपभोक्ता ही नहीं हो, जहाँ परचेजिंग पावर ही नहीं, खरीद ही नहीं सकता, गरीब इतना आदमी है, इतने बड़े मात्रा में बेरोजगार है, वहाँ उपभोक्तावाद हो कैसे सकता है? चंद कुछ लोग से नहीं होता ना। ज्यादातर लोग यहाँ इतने गरीब हैं कि जरूरत के सामान नहीं खरीद सकते, उपभोक्तावादी क्या होंगे? और एक तरीके से ये एक माधुरी दीक्षित का गाना आया था जिसमें छोटी जातियों का कि चमारिन चली चप्पल पहन के, कि छोटी जाति के लोगों को सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे रखा गया था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खोज किया था कि जो कार्ल मार्क्स सब्सिस्टेंस लेवल की बात करता है कि मजदूर को पूंजीपति इतना ही मजदूरी देता है जिसमें वो जी सके, तो यहाँ कास्ट सिस्टम आदमी को उससे भी नीचे रखती है कि आदमी एक जूता तक, चप्पल तक नहीं पहन सकता। इतने छोटे जातियों का बुरा हाल। तो ये पूंजीवाद के विकास के कारण क्या हुआ कि लोग चप्पल जूता पहनने लग गए। लेनिन जैसे आदमी भी थोड़ा सा अच्छा जीवन जीने लग गए। तो इन लोगों को बुरा लग गया, सवर्ण लोगों को। तो उसकी आलोचना खुलेआम नहीं कर सकते थे कि छोटा जात क्यों पहन रहा है जूता, क्योंकि तब जातवाद का आरोप। तो यही छुपी हुई घृणा ये तरह तरह की शब्दावली में लपेट के उपभोक्तावाद, तो फलानावाद करके, सबसे बड़े उपभोक्तावादी ये लोग हैं जो बड़े बड़े कॉलोनियों में रखते हैं। हम में जरा सा ढंग से जीने लग गए तो हमको पूंजीपति उपभोक्तावादी बोलते हैं। ये सारी बकवास बातें हैं और ये उपभोक्तावाद भारत में संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा उपभोक्तावाद किस चीज़ का? जो विकसित देश है वहाँ उपभोक्तावाद की बात की जा सकती है। वहाँ एक एफ्लुएंट सोसाइटी क्रिएट हुआ है जिसके पास सरप्लस वैल्यू है, जहाँ लोग गरीबी में जी रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन 60% जनता जी रही, वहाँ उपभोक्तावाद संभव कैसे? फालतू की बात। जहाँ सप्लाई पूरा नहीं है, जहाँ कोई सामान आता है लंबी लाइन लग जाती है, वो वस्तुओं की इतनी कमी है, उत्पादन नहीं है, उस देश में उपभोक्तावाद की बात करना है। वो वही आत्ममुक्ता 12 साल के बच्चे हैं, ये खुद उपभोक्तावादी हैं, तो इनको पूरा संसार उपभोक्तावादी नजर आता है। ये फेटिटिस्ट है, इनको चीजों से लगाव है। ये हम लोगों तो त्याग सिखाया गया है छोटे जात, और छोटी जाति 85% है। जब 85% जनता उपभोक्तावादी नहीं है तो लोकतंत्र के अनुसार इंडिया उपभोक्तावादी नहीं, मैं कहना चाहूँगा। ये चंद लोग, काशीनाथ जैसे लोग उपभोक्तावादी हैं और हम लोग नहीं है, बिल्कुल। ये स्पष्ट बात में ये बात जो फाकी भाई जो आप बात कर रहे हैं, क्या होता है? ऐसी बात नहीं कि हम लोग देखते नहीं। जैसे मैं अपने मऊ शहर की बात करूँ तो औसत जो इनकम है फाकी भाई, वो एक परिवार की बता रहा हूँ, वो 8 से 10 हजार है। उसमें मियाँ बीवी 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसी होती है। एक और लूम है, उसी से काम चलता है। अब 10,000 लोग कितना उपभोक्तावादी हो सकते हैं? आप मुझे नॉन तेल लकड़ी का तो जुगाड़ होगा ही नहीं। उपभोक्तावाद बहुत दूर है। इकोनॉमिक्स में 3 स्तर बताए गए, बेयर नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। तो लग्जरी स्टेज में जब तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं तब कंज्यूमरिज्म वगैरह की बात और प्रासंगिकता और संदर्भ सार्थक होता है। यहाँ तो आदमी कंफर्ट, यानी कि पंखा उंखा जो कंफर्ट का सामान माना जाता है, कार वगैरह, वो है ही नहीं। बेयर नेसेसिटी नहीं है, नॉन तेल लकड़ी नहीं है। एक टाइम बेचारा जो लाहा खाता है, दूसरे टाइम खुद दूसरों का तन ढकता है, और अपने लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे जो लाहों से मिला हूँ, मैंने कहानी भी लिखी है, 50 की नोट और पसमानदा पहल में छपी, आप पढ़ लें। ये मेरी आंखों देखी घटना पर वो कहानी है कि एक आदमी बीवी का इलाज नहीं कर सकता है, और तुम उपभोक्तावादी बोल रहे हो। उज्ज्वला है को थू है तुम पे कि तुम में जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। अरे खुद वो बनारस में देख सकते हैं ना। बनारस में अभी मंदी चल रही है फाकिर भाई, आपको नहीं पता होगा, साढ़े की 100 बहुत जबरदस्त मंदी है। तो बनारस का हाल क्या है कि वहाँ पे जो बुनकर है वो साड़ी बनाते हैं और फिर वो एक साड़ी बन जाती है, ले आके बेचते हैं। तो अब वहाँ पे मान लीजिए कि नहीं बिक रही है, तो अब वो वापस आ गए ना।
अब साड़ी उनके पास वो साड़ी को खाएंगे थोड़ा ना अगर नहीं बिकी तो। अब मान लीजिए 1500 रुपए की साड़ी बनी है उनकी, तो 1500 1600 की नहीं बिकी, 100 रुपए की इनकम नहीं होगी, तो 1500 उनका बेकार हो जाएगा ना फिर। मतलब अगर रेट से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया तो फिर तो उनका लॉस हो गया ना पूरा। तो और इसका कारण इस तरह सोच का एक कारण और भी है, मैं जोड़ दूं नहीं तो भूल जाऊंगा, कि ये सारे आयातित माल के चोर लोग हैं। इनकी मौलिक सोच ही नहीं है, सोची, क्योंकि ये 12 साल के बच्चे हैं पियाजो के अनुसार। तो 12 साल का बच्चा आत्ममुग्ध होता है, मिरर स्टेज उसको बोलते हैं साइकोएनालिसिस में, तो वो सोच ही नहीं सकता है। इसलिए पश्चिम का सिद्धांत हूबहू भारत एक कास्ट सोसाइटी वहां लागू है चाहे नहीं, वहां बारिश होगा तो यहाँ छाता तान देंगे बनारस में। बनारस का अपना सच है, वो एक कास्ट सोसाइटी है, वहां जो लाहे हैं अहीर हैं उनको तुम सोचो, सोचने की शक्ति नहीं है। एक कंज्यूरिज्म पश्चिम में किसी ने लिख लिया, मार्शल मुकलुहान या किसी नोम चॉम्स्की में चुरा के हिंदी अनुवाद कर दिए, जो भी होगा उसका अनुवाद की संस्कृति थोप दिए। कंज्यूरिज्म एक टर्म सीख लिया, अब विद्वता झाड़े जा रहे हैं, नेम ड्रॉपिंग किए जा रहे हैं। ये एक आयातित सोच भी पश्चिमवादी सोच, इनका देशज सोच है ही नहीं कि अपने समाज की सच्चाई को जो हम जी रहे हैं आसपास में देखते ही नहीं है। ये रूस और अमेरिका का वो चुरा के लिखने के कारण इस तरह की बहुत काल्पनिक फालतू बातें करते हैं। आसपास में देखो भाई, पड़ोस में तुम देखते नहीं हो। अमेरिका कंजरिज्म अब फलाना एक टर्म सीख लिया, लादे जा रहे हैं कि लादे जा रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। जी फागिर भाई, मुझे लगता है 1 घंटा 20 मिनट की डिस्कशन हो गई, अब जो खत्म करते हैं। और ये आज हम बात कर रहे थे काशी के 80 पे, और अगली किताब हम झीनी झीनी बेनी चदरिया पे बात करेंगे। जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय पश्चिमा। सबको शुक्रिया झेलने के लिए मुझे, थैंक यू। और भी झेलने की अगला भगवान राम आपको झेलने की ताकत दे, ताकि जो है अभी फागिर भाई अभी 2-3 और बुक अभी लगातार लाइन से उन सब की चर्चा किया जाए। मैं अपना ही एक शेर अर्ज करूंगा कि भले ही कोई तुझे बातिल कहे तो वही कहना जो तेरा दिल कहे। तो मेरा यही सिद्धांत है। जय पश्चिमा, शुक्रिया, जय पश्चिमा, जय